खरीदी हुई जमीन भी हार जाओगे अगर सिर्फ एक गलती हो गई तो। और गलती क्या, खुद सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट के थ्रू बताया। जजमेंट अभी का है, 6 मई 2026 का है। और इस केस के अंदर जिसकी जमीन थी वो बंदा केस जीत गया, और जिसने जमीन खरीदी थी वही केस हार गया। अब ऐसा हुआ कैसे, तो मैं आपको स्टार्टिंग से बता देता हूं। मैटर क्या, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, देखिए आपको बड़ा मजा आने वाला है कि ये हो क्या रहा है। देखो यहां पे एक आदमी ने जो है जमीन खरीद ली थी, और उन दोनों के बीच में समझौता हुआ था कि अब जो है 3 महीने के अंदर आप इसकी पूरी पेमेंट कर दोगे, और जिस दिन आप पूरी पेमेंट करोगे 3 महीने के अंदर, उस दिन ये जमीन जो है मैं आपके नाम पे ट्रांसफर करवा दूंगा, यानी कि इसकी रजिस्ट्री मैं आपके नाम पे करवा दूंगा। लेकिन उसने 3 महीने के अंदर पैसे नहीं दिए, तो दूसरी पार्टी ने मना कर दिया कि अब आपका टाइम जा चुका है, मैं आपको अब जो जमीन ये नहीं देने वाला हूं। तो ऐसे में फिर चल पड़े मुकदमे। अब मुकदमे चल पड़े, और जमीन कितने रुपए में खरीदी थी, 5 लाख रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से जमीन खरीदी थी, और 80,000 रुपए बयाना दे दिया था जी। 80,000 रुपए अग्रिम जमानत दे दी थी, बयाना दे दिया था। और यह सहमति हुई थी कि विक्रय विलेख 15 मार्च 2006 को या उससे पहले निष्पादित किया जाएगा, और शेष विक्रय मूल्य विशेष विलेख के निष्पादन और पंजीकरण के समय पे देय होगा। यानी कि जो अभी एक बार 80,000 रुपए बयाना पेमेंट आ चुकी है, बाकी पैसा जो 3 महीने के अंदर, यानी कि जिस दिन इनका जो टाइम था तब तक वो जमा करवा देगा। लेकिन हुआ कुछ उल्टा। निर्धारित समय सीमा के भीतर विक्रय विलेख निष्पादित न होने के कारण वादी प्रतिवादी ने, यहां पे वादी प्रतिवादी कौन है, यहां पे वादी प्रतिवादी जिसने जमीन खरीदी है। एक जो इनका समझौता हुआ था ना 19/10/2005 को, जो जमीन के संबंध में इनका समझौता हुआ था, उसके निष्पादन के लिए इसने मुकदमा दायर कर दिया कि भाई वो जमीन जो है मेरे को भाई निष्पादित की जाए। उक्त मुकदमे का प्रतिवादी अपील करता, प्रतिवादी अपील करता कौन है, जो जमीन का मालिक है। द्वारा विरोध किए जाने के बाद ये जो न्यायालय ने 31/10/2012 को वादी प्रतिवादी के पक्ष में विक्रय विलेख का निर्णय दे दिया। यानी कि 31/10/2012 को कौन केस जीत गया, जिसने जमीन खरीदी थी वो केस जीत गया, दूसरी पार्टी केस हार गई। और निर्णय की तिथि से 3 माह की अवधि के भीतर वाद भूमि के संबंध में समझौते के अनुसार वादी प्रतिवादी के पक्ष में विक्रय विलेख निष्पादित करेगा। यहां से हुआ है मेन केस स्टार्ट कि देखो जो 31/10/2012 को कोर्ट ने जो फैसला दिया ना कि इस निर्णय की तिथि से 3 महीने की अवधि के भीतर वाद भूमि के संबंध में समझौते के अनुसार वादी प्रतिवादी के पक्ष में, वादी कौन है, जिसने जमीन खरीदी है, विक्रय विलेख निष्पादित करेगा। कौन निष्पादित करेगा, प्रतिवादी अपील करता। प्रतिवादी अपील करता कौन है, जिसकी जमीन है। अब उसने क्या किया जी, उसने उसकी अपील लगा दी। प्रथम अपील किसने लगा दी, जो जमीन का मालिक है, क्योंकि जमीन चली गई थी खरीदार के पास में 31/10/2012 को, जिसमें 17/12/2012 को एक अंतरिम आदेश पारित कर दिया। कोर्ट ने अंतरिम आदेश पारित कर दिया जिसमें दोनों पक्षों को 25/1/2013 तक वाद संपत्ति को ट्रांसफर करने पर रोक, स्टे लग गया कि अब ये नहीं हो। कब तक, 25 जनवरी 2013 तक। उक्त अंतरिम आदेश को आगे नहीं बढ़ाया गया, और इस प्रकार यह 25/1/2013 को ही समाप्त हो गया। लेकिन उसको इन्होंने आगे बढ़ाया नहीं, तो उसी दिन आदेश है, और उसी आदेश को यानी कि 25/1/2013 तक जो है, 25/1/2013 तक तो स्टे था, आगे कोर्ट ने स्टे नहीं दिया, तो बस ये उस दिन खत्म हो गया। उक्त अपील को 11/11/2014 को प्रथम न्यायालय की डिग्री को बरकरार रखते हुए खारिज कर दिया। प्रथम न्यायालय की डिग्री क्या थी कि जो खरीदार था वो केस जीत गया था, और जिसकी जमीन थी वो केस हार गया था। तो इस कोर्ट ने क्या कर दिया, यही कर दिया कि भाई जो खरीदार है ना वही आज ये केस जीत चुका है। अब इसने लगा दी द्वितीय अपील। द्वितीय अपील किसने लगाई है, जो जमीन का मालिक है। द्वितीय अपील के माध्यम से हाई कोर्ट में चुनौती दी, और अतः इसे भी 12/1/2017 को हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया। जिसकी जमीन थी उसने फिर सेकंड अपील लगाई, हाई कोर्ट में भी केस हार गया। यानी कि अभी भी केस का विनर कौन है, जिसने जमीन खरीदी थी। अब आगे देखते हैं। वादी प्रतिवादी ने डिक्री धारक के रूप में, वादी प्रतिवादी कौन है यहाँ पे, जिसने जमीन खरीदी है, 4/3/2013 को दिनांक 31/10/2012 की उपरोक्त डिक्री के निष्पादन के लिए आवेदन किया। 31/10/2012 को क्या आदेश आया था, यह आदेश आया था कि जमीन जो है खरीदार को दी जाए, और उसने 4/3/2013 को क्या लगाया जी, उपरोक्त डिक्री के निष्पादन के लिए आवेदन लगाया है। आदेश आ गया था 31/10/2012 को, और ऊपर हमने एक लाइन देखी थी कि 3 महीने के अंदर आप क्या करोगे, आप इसको लागू करवा लोगे। तो 3 महीने कब होंगे, पूरा 11वां महीना, पूरा 12वां महीना, और पूरा जनवरी का महीना, यानी कि 31 जनवरी 2013 तक वो क्या कर सकता था, एप्लीकेशन लगा सकता था। उसने एप्लीकेशन लगाई है 4 मार्च 2013 को, तकरीबन 1 महीना, ऑलमोस्ट 1 महीना लेट हो गया। यहीं से पूरा केस हार जाता है बंदा। कैसे, हालांकि कार्यवाही में देरी के कारण 1/8/2014 को उक्त निष्पादन को खारिज कर दिया जाता है। उसके
क्यों लेट हो गया, तकरीबन 1 महीना लेट हो गया, इसलिए क्या कर दिया भाई, खारिज कर दिया, उसके आवेदन को खारिज कर दिया। मैं दोबारा दिखा देता हूँ, मैं आपको बता भी रहा था कि मुख्य बात जो है ये है, आप यहाँ पे गौर फरमाना कहाँ गई वो तारीख। देखो 31/10/2012 को वादी के पक्ष में, खरीदार के पक्ष में क्या आ गई थी, डिक्री आ गई थी। 3 माह की अवधि के भीतर उसको लागू करवाएगा। 3 माह कब होंगे, ऑलमोस्ट जनवरी अपना चला जाएगा, यानी कि पूरा फरवरी, और उसने लगाया था मार्च में, तो मार्च में उसका ऑलमोस्ट हुआ ना 1 महीने, 4 मार्च को, तो ऑलमोस्ट 1 महीना वो बंदा लेट हो गया था, और कोर्ट ने उसकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं की कि अब तेरे को हम जमीन नहीं देंगे, जिसमें बंदा हाई कोर्ट में भी केस जीत के आ गया था। सिर्फ और सिर्फ क्या, आप लेट हो चुके हो 1 महीना। अब उसने क्या लगाई, उसने सेकंड अपील लगा दी भाई, प्रतिवादी सेकंड एप्लीकेशन लगाई 8 जनवरी 2015 को, और उक्त आदेश में आवेदन प्रस्तुत किया। उसने दोबारा फिर लगाई निष्पादन के लिए, और अब की बार क्या हो गया, उसकी पिटीशन एक्सेप्ट हो गई, एक्सेप्ट हो गई। लेकिन प्रतिवादी अपील करता, प्रतिवादी कौन, जो मालिक था, उसने 14/7/2015 को आपत्ति दर्ज कराई समय सीमा से बाधित कि निष्पादन 3 वर्ष के अंतराल के बाद किया गया है, और कोर्ट ने आदेश दिया था 3 महीने का समय, क्योंकि अब जो इसकी सेकंड एप्लीकेशन पर एक्सेप्ट कब हुई है, 8 जनवरी 2015 को, और होनी कब थी, 31 अक्टूबर 2012 को आदेश आए थे, 3 महीने के अंदर अंदर इसको एप्लीकेशन लगानी थी। एप्लीकेशन लगाई इसने 8 जनवरी 2015 को। तो यहाँ पे सामने वाले यानी कि मालिक ने कह दिया 3 महीने का टाइम था, 3 साल बाद आया है, इसकी एप्लीकेशन को खारिज करो। लेकिन फिर उल्टा हुआ, एप्लीकेशन खारिज किसकी हुई, एप्लीकेशन खारिज हो गई जमीन के मालिक की, जो लेट हुआ था उसकी नहीं। और 7/9/2015 के आदेश के द्वारा मुख्य रूप से इस आधार पर खारिज कर दिया, वादी प्रतिवादी हमेशा से अपने दायित्वों को पूरा करने के लिए तैयार और इच्छुक था। यानी कि कोर्ट ने फिर जमीन मालिक की पिटीशन को खारिज कर दिया कि ये बंदा वैसे कोर्ट में लेट आया है, लेकिन ये तेरे पूरे पैसे देने के लिए तैयार है, ये हमेशा समझौते के लिए तैयार है, तो हम क्या करते हैं, इसकी पिटीशन एक्सेप्ट करते हैं। उसके बाद जो जमीन का जो मालिक था, प्रतिवादी अपील करता, वो चला गया हाई कोर्ट में, पुनरीक्षण याचिका उसने हाई कोर्ट में लगा दी, और पुनरीक्षण याचिका में उसने बताया कि भाई 3 महीने का टाइम था, ये बंदा लेट हो गया, इसलिए मेरी क्या करो, मेरी पिटीशन भाई आप एक्सेप्ट करो। लेकिन हुआ क्या, हाई कोर्ट ने 24/3/2005 को खारिज कर दिया। यानी कि आज फिलहाल केस कौन जीत चुका है, जो खरीदार है वही केस जीत चुका है, जिसकी ज़मीन थी वो केस हार चुका है। और सिर्फ एक ही बात पे कलेश है कि इसको 3 महीने के अंदर इसने पैसे देने थे, वो 3 महीने के अंदर पैसे नहीं दे पाया। बयाना राशि जो हुई थी 3 महीने के अंदर पेमेंट देनी थी पूरी, वो नहीं दे पाया, तो मैं अब इसको ज़मीन ट्रांसफ़र नहीं करूँगा। दूसरी पार्टी कह रही कि मैं तेरे पूरे पैसे देने के लिए तैयार हूँ, तू मेरे को ज़मीन दे दे। बस यही कलेश था, और इस कलेश में जो खरीदार था वो ऑलमोस्ट केस जीत चुका है, हाई कोर्ट तक के भी केस जीत चुका है, और जो ज़मीन का मालिक था वो केस हार चुका है। लेकिन ज़मीन का मालिक अब कहाँ आ गया, सुप्रीम कोर्ट में आ गया, और सुप्रीम कोर्ट में आते क्या हो गया, पूरा केस ही बदल दिया। और पूरा केस कैसे बदल दिया, मैं डायरेक्ट आपको गाइडलाइन दिखा देता हूँ। जिसको पूरा केस पढ़ना है, पूरा केस पढ़ लेना, क्योंकि अब आपके मन में ये आएगा कि एक बंदा ट्रायल कोर्ट में केस जीत गया, फर्स्ट अपील कोर्ट में भी केस जीत गया, सेकंड अपील कोर्ट में केस जीत गया, हाई कोर्ट में भी केस जीत गया, वो बंदा सुप्रीम कोर्ट में कैसे हार सकता है, सिर्फ एक गलती से। देखो, और यहाँ तक की जानकारी अच्छी लगे आप इसको लाइक कर लें, शेयर कर लें, सब्सक्राइब जरूर कर लें। देखो, उपरोक्त कानूनी स्थिति को देखते हुए जब विशिष्ट निष्पादन की राहत एक न्याय संगत और विवेकाधीन राहत इस प्रदान की जा चुकी, तो वादी प्रतिवादी कौन है, जिसने जमीन खरीदी है, समय पर अपने दायित्वों का निर्वहन करना होगा। यानी कि जो खरीदार है ना, जो उन्होंने टाइम लिया है पैसे देने का, उसको उस टाइम में पैसे देने होंगे। डिग्री के तहत 3 महीने के भीतर शेष विक्रय राशि जमा करने की शर्त समझौते की शर्त के समान है, और उपरोक्त समय को समझौता का एक अनिवार्य हिस्सा बनाती है। इसलिए वादी प्रतिवादी कौन होगा, खरीदार को निर्धारित समय के भीतर शेष विक्रय राशि जमा करके अपने दायित्वों के निर्वहन के लिए अपनी तरफता और इच्छा शक्ति को साबित करना होगा, और शेष विक्रय राशि जमा करने में उसकी देरी को माफ करना या इसके लिए समय बढ़ाना बिल्कुल भी न्याय संगत नहीं है। उसको 3 महीने के अंदर ही पेमेंट करनी थी, 3 महीने से ज़्यादा उसको टाइम देना ये न्याय संगत नहीं है। एक दिन भी अगर लेट है तो आप लेट हो। अगर आपने भी कोई ज़मीन खरीदी है और अगर आप उसकी पेमेंट देने में लेट हो जाते हो, तो सामने वाला आपका बयाना खा सकता है, पूरी पेमेंट गटक जाएगा बयाने की, और आप उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकोगे, जैसा यहाँ पे हुआ है। ये सुप्रीम कोर्ट की वर्डिंग है कि कोई बंदा जो पेमेंट देने का जो टाइम हुआ था उससे लेट होता है, तो उसके हक में फैसला देना न्याय संगत नहीं है। विशेष रूप से तब जब अनुपालन न करने के कारण मुकदमा स्वतः खारिज हो जाता है, इसलिए डिक्री रद्द की जाती है। डिक्री रद्द करने का क्या मतलब है, डिक्री किसको मिली थी, खरीदार को डिक्री मिली थी,
और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया, डिग्री ही रद्द कर दी। अब डिग्री रद्द कर दी तो केस कौन जीत गया, जिसकी ज़मीन थी वो केस जीत गया। और जिसकी ज़मीन थी उसको भी आदेश दिए सुप्रीम कोर्ट ने। क्या आदेश दिए देख लो। तदनुसार पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट चंडीगढ़ द्वारा जो पुनरीक्षण याचिका में जो आदेश दिए गए थे, पुनरीक्षण याचिका में क्या आदेश दिए थे, उसकी जमीन जो मालिक था उसकी जमीन को क्या कर दिया था, जो जमीन का मालिक था उसको खारिज कर दिया था आवेदन को। आपत्ति को खारिज करने वाला आदेश ही निरस्त कर दिया जाता है। आदेश, किस आदेश को निरस्त किया है, जो पुनरीक्षण याचिका में जो जमीन का मालिक केस हार गया था, तो यानी कि अब वो केस जीत चुका है। आपत्तियों को स्वीकार किया जाता है और निष्पादन कार्रवाई को बंद करने का निर्देश दिया जाता है। प्रतिवादी अपीलकर्ता को निर्देश दिया, प्रतिवादी अपीलकर्ता कौन है, जमीन का मालिक। अब उसको कोर्ट निर्देश देती है सुप्रीम कोर्ट कि वह बिक्री राशि का आंशिक हिस्सा या उसके द्वारा 80,000 रुपये की बयाना राशि को प्राप्ति तिथि से 19/10/2005 के वापसी तक 8% प्रतिवर्ष के साधारण ब्याज की दर से वापस कर देगा। भाई न्याय कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि जो आपने 80,000 रुपये इसके लिए रखे ना, तो 1 साल का 8% के हिसाब से आप इसको सारा पैसा इसका वापस दोगे और आप अपनी जमीन रख लो। लेकिन अगर वो पैसा ना दे पाए तो अपील करता ये प्रतिवादी यानी कि जो जमीन का मालिक है उक्त राशि वापस करने में अगर असमर्थ रहता है तो आधा एकड़ जमीन जो है वो खरीदार के नाम पे चली जाएगी। आधा एकड़ वादी उत्तरदाता या किसी अन्य तीसरे पक्ष को बेचने का विकल्प रहेगा। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया आप पेमेंट देने में लेट हो गए थे इसलिए वो ज़मीन आपकी नहीं है, लेकिन जो आपके 80,000 रुपये मरे हैं उस 80,000 रुपये को हम आपको वापस दिलवाएंगे। कैसे, ब्याज के साथ में 8% वार्षिक ब्याज। लेकिन अगर वो 3 महीने, अब इसको भी 3 महीने का टाइम दिया है, इसको भी 3 महीने का टाइम दिया कि 3 महीने के अंदर अंदर अगर ये पैसा नहीं देगा ना इसका सारा, तो फिर ऐसे में क्या हो जाएगा, उसको आधा एकड़ जमीन जो है उसको देना पड़ेगा। ठीक है, 3 महीने की अवधि, 3 महीने की अवधि के भीतर पूरे भुगतान करना पड़ेगा। ये जजमेंट था 6 मई 2026 का। तो भाई आपने भी, अच्छा एक चीज़ और बता देता हूँ। अब कुछ लोगों को लगेगा कि भाई जो पूरी पेमेंट नहीं कर सका तो फिर बयाना मारने का तो हक है। यहाँ पे तो सुप्रीम कोर्ट ने बयाना वापस दिलवा दिया, बयाना राशि ब्याज के साथ वापस दिलवाई है। लेकिन कुछ लोगों का मानना तो यही होगा ना कि पेमेंट नहीं कर पाया टाइम पे तो फिर तो बयाना खाने का हक बनता है। बिल्कुल बनता है। कब, जब आप सेल डीड बना रहे हो ना, अपनी कोई भी प्रॉपर्टी आप खरीद रहे हो या फिर बेच रहे हो, अगर उसके अंदर आपने एक क्लॉज ये डाल रखा है कि खरीदार यानी कि जो जमीन खरीद रहा है वो टाइम पे अगर पेमेंट नहीं दे पाया तो जो भी बयाना राशि होगी वो पूरी राशि पे हक जो है जमीन के मालिक का होगा। अगर ये क्लॉज है तो फिर बयाना राशि वापस देने की जरूरत नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है। ये 2025 में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था, उसके अंदर ये चीज़ बताई थी कि अगर क्लॉज लिखा हुआ है ना एग्रीमेंट के अंदर तो बयाना राशि सुप्रीम कोर्ट भी वापस नहीं दिलवाएगी। और इसी तरीके से अगर क्लॉज लिखा हुआ कि कल को जिसकी ज़मीन, अगर वो ज़मीन बेचने से मना करता है तो जो खरीदार है उसको बयाना राशि डबल मिलेगी, तो उसको फिर ज़मीन मालिक को क्या देनी पड़ेगी, डबल राशि देनी पड़ेगी। ये क्लॉज अगर आपने लिखवा रखे हैं ना अपने एग्रीमेंट के अंदर, अपने बयाने के अंदर, सेल डीड के अंदर, तो फिर ये चीज़ मान्य होती है। लेकिन काफ़ी सारे जो लोग नहीं लिखवाते हैं तो फिर ऐसे सुप्रीम कोर्ट या कोई और कोर्ट भी जो है पैसा अदली बदली करवा सकती है। उम्मीद करूँगा ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इसको लाइक ज़रूर कर लो, शेयर कर लो, सब्सक्राइब कर लो। कोई और जानकारी आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर आपको मिल जाएगा या फिर कमेंट बॉक्स खुला है, आप कोई भी आपका क्वेश्चन रख सकते हो। थैंक यू।